हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 रहेगा वो आपके सामने है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिना देरी के कि इसमें प्रश्नों का प्रकार कैसा है। इसमें जो प्रश्नों को रखा गया है मैंने इसे जांच लिया है, परख लिया है, सेम वही लेवल रहने वाला है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न सवाल दिया गया है डिस्काउंट का दे दिया है, दूसरा सवाल ट्रेन से दिया गया है, तीसरा सवाल एवरेज का सवाल है, चौथा आपका एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, अगला फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, फिर से आपका मेंसुरेशन का सवाल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल, आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, आपको मिल जाएगा यहाँ पर नंबर सिस्टम या फिर बोलें तो परसेंटेज का सवाल। यहाँ से फिर से आपको परसेंटेज का ही सवाल मिल जाएगा। अगला आपको मिल जाएगा किसका, सिंप्लीकेशन का सवाल, और अगला फिर से मिल जाएगा सिंप्लीकेशन का सवाल। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक सिंप्लीकेशन का फिर से सवाल, सिंप्लीकेशन का सवाल, फिर से सिंपली बोले तो वर्गमूल का मिल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको मेंसुरेशन का सवाल, यहाँ पर फिर से मेंसुरेशन का सवाल है, अगला फिर से औसत का सवाल है, और आप देखेंगे तो इसमें डीआई को भी रखा गया है। आप सभी को पता है डीआई का प्रश्न आपके जीडी एग्जाम में आएगा, तो आपने लेवल को देखा होगा। अब स्टार्ट कर देते हैं करना, क्योंकि हम समय बिल्कुल बर्बाद करते नहीं। तो 1 नंबर से देखेंगे, अब प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 में आपको दिया है, वैसे तो ये 41 नंबर है प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, लेकिन मैथ का देखा जाए तो पहला प्रश्न है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है, तद अनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है वस्तु का अंकित मूल्य, और वस्तु के अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना है 24%। तो मान लीजिए इसे 100 मानकर आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो एमपी है अंकित मूल्य है कितना है 100, और इस पर डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, तो आपको डिस्काउंट दिया गया है 24% का। अगर 100 वाली वस्तु पर 24% का डिस्काउंट देंगे तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। एसपी जो होगा आप कहेंगे 100 में से अगर 24 घटाएंगे तो क्योंकि 100 का 24% 24 ही हो जाएगा, तो ये बचेगा 76। यानी आपके अनुसार जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 76 यूनिट होना चाहिए। जबकि प्रश्न कितना दिया है, प्रश्न में दिया है वो वस्तु कितने में बेची गई, तो वस्तु 342 में बेची गई। तो यहाँ से हम निकालना चाहें तो 76 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 76 यूनिट की वैल्यू है वो है 342 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप सभी जान जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 342, और ये राशि कहाँ पहुँच जाएगी, अपॉन में, अपॉन 76। लेकिन मुझे बताइए क्या आपको 1 यूनिट चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है वो पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य बोले तो हमने कितना माना था, तो आप सभी कहेंगे हमने माना था 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए। हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने से कट जाएगा, ये सिंपली 2 से काट लेंगे तो 2 एकम हो जाएगा, 2 सतह हो जाएगा, 2 एकम हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 2 तिया 2 अट्ठे हो जाएगा 16, और भी काट लेंगे, शायद काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 नेम 171। तो ये यहाँ काटेंगे तो ये कितनी बार 50 बार भाग चली जाएगी। तो आ जाएगा कितना 9 गुणा 50, और 9 गुणा 50 कितना होता है 9 पंजे 45, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना 450 रुपये। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे पहले सवाल को बहुत ही आसानी के साथ में। आगे सेकंड सवाल है 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। देखिए यहाँ पर फिट का यूज़ किया गया था, मात्रक जो लंबाई का था फिट, तो यहाँ पर आंसर भी फिट में है, इसलिए हम डायरेक्ट ही ले सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है गति यानी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो 500 मीटर ये चली है, और 700 फीट लंबा क्या है प्लेटफॉर्म। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली होगी ट्रेन ने, आप सभी जानते हैं 700 और 500 कितना हो जाएगा 1200। कितनी डिस्टेंस कवर की है 1200। कितने समय में कवर की है, तो आप कहेंगे 10 सेकंड में। तो आप सभी जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 120 फीट पर सेकंड आंसर हो जाएगा, 120 फीट पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस सवाल को जबरदस्त तरीके से। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 दिया है
आपसे कहा है 27 संख्याओं का औसत कितना है। 27 जो नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो आपको दिया गया है कितना है, 60 है। देखिए बहुत ही ट्रिक के साथ में इस सवाल को करेंगे। एवरेज कितना है, 60 है। अब यहाँ पर क्या कहा, आगे कहता है वो यदि एक संख्या बदलकर 28 की वजह 82 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ से ऑप्शन हटा देंगे आप, ना तो 56 आंसर होगा ना ही 58 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 28 की बजाय 82 किया जा रहा है, इसका मतलब एवरेज बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जो नई संख्या जोड़ी जा रही है वो बड़ी संख्या जोड़ी जा रही है, तो ये एवरेज को क्या करेगी, बढ़ाएगी। इसलिए 56 और 58 आंसर होगा नहीं, आंसर 60 से बड़ा होगा। लेकिन कितना बड़ा होगा, कौन सा होगा? तो मुझे बताइए 27 नंबर्स का जो एवरेज है अभी कितना है, 60। लेकिन इसमें एक छेड़छाड़ करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं 28 की बजाय 82 कर दी जाए। तो मुझे बताइए 28 जब इसमें इंक्लूड है तो एवरेज कितना है, 60 है। लेकिन जब 28 की जगह 82 आप करेंगे तो मुझे बताइए 28 की जगह अगर 82 इस संख्या को जोड़ेंगे, 28 की वजह किसे, 82 को, तो आप कितना ज़्यादा जोड़ रहे होंगे। आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकाल लीजिए, आप कहेंगे 56 ज़्यादा जोड़ेंगे। कितना ज़्यादा जोड़ेंगे, 56 ज़्यादा जोड़ेंगे। अब जो 56 मिलेगा वो कितने व्यक्तियों को मिलेगा, आप कहेंगे 27 व्यक्तियों को। 27 व्यक्तियों के पास पहले से कितना कितना है, 60 है, लेकिन उन्हें 56 और मिल जाएगा तो एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, तो 27 से भाग कर दीजिए। 27 दूनी, सॉरी यहाँ पर 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 27 दूनी हो जाएगा 54। तो पहले से सभी के पास 60 था, अब 82 करने की वजह से सभी को 2-2 और मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60 + 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 62। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आसानी के साथ में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका सी है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्या कहा, आपसे कहा है दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 520 है और उनका महत्तम समापवर्त 4 है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है, 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी जानते हैं अगर दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये रिलेशन आपने पढ़ रखा होगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो यहाँ पर जो दिया है वो लगा दीजिए। आपको दिया है एक संख्या, तो मैंने मान लीजिए पहली संख्या 52 लिख दी, दूसरी बताई नहीं है तो मैंने ऐसे ही 2 लिख दिया। आगे कहते हैं एलसीएम कितना है, तो 520 दिया है, और एचसीएफ कितना है, तो आपको दिया है 4। तो यहाँ से देखिए डिवाइड कर देंगे 52 से, तो 52 एकम 52 यानी 10 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 10 चौक 40 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 40, जो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसी प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ में। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। मुझे बताइए 960 में जब बेचता है तो होता क्या है, 4% की हानि। इसका मतलब अगर मान लीजिए वस्तु का सीपी था, क्रय मूल्य था, वो कितना था, 100 था, और जब उसने बेचा है कितने रुपए में, जब उसने सेल किया है उसे 960 रुपए में, तब हुआ कैसे, क्या है, उसे हानि हुई है कितने परसेंट की, 4% की। इसका मतलब 100 वाली वस्तु पर अगर 4% की हानि हुई है तो मिला कितना होगा, तो सेल हुआ 96 यूनिट में। कितने में हुआ, 96 में। जबकि हमारे हिसाब से तो 96 यूनिट में सेल हुआ, लेकिन प्रश्न कहता है ये कितने में सेल हुआ, 960 रुपए में। तो 96 यूनिट की वैल्यू अगर 960 है तो आप कहेंगे यहाँ से 1 यूनिट कितना निकल आएगा, तो 96 एकम 96, 96 एकम 96 यानी 10। 1 यूनिट कितना निकल आएगा, आप सभी जानते हैं, यहाँ से 10 निकल आएगा। कितने रुपए, 10 रुपए। आपसे पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात कीजिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो मुझे बताइए सीपी कितने यूनिट था, आप कहेंगे क्रय मूल्य था आपका 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में अगर 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ए में दिया गया है। यही प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 46 आपका मेंसुरेशन का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई हैं, और कमरे जो कमरा होता है, कमरे का आकार कैसा होता है, आप सभी जानते हैं, एक घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, क्यूबॉइड के आकार का होता है। और क्यूबॉइड में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होता है क्यूबॉइड का विकर्ण।
क्या होता है, कीबोर्ड का डायगोनल जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो कोई भी कीबोर्ड अगर मानेंगे, मान लीजिए ये भी आपका क्या है, कोई घनाभ है, और इसमें सबसे लंबी जो भुजा होती है वो क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका विकर्ण। मान लीजिए इस तरह से कोई भी चीज रखेंगे और खंबा कहाँ तक रख देंगे, यहाँ तक, तो इसका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। और विकर्ण कैसे निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं, जो घनाभ होता है उसका विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट, अगर इसकी 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का वर्ग, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। नहीं ध्यान आ रहा तो अगर भुजा मान लीजिए एक भुजा एल है, एक भुजा वी है, एक एच है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है आप सभी जानते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस कितना होता है, एच स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, देख लीजिए, 12 12 144 हो जाएगा, 12 12 144 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 का वर्ग 64 होता है और 9 का वर्ग 181। तो इन्हें एक बार जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 4 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, 9। वैसे आप आंसर अब दे सकते हैं। बताइए 9 की बात करें तो इकाई अंक किसका 9 होता है, किस संख्या का वर्ग जिसका इकाई अंक 9 होता है, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग 9 होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं 7 7 49, यानी यहाँ से इकाई अंक 9 मिलता है, बाकी किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, वी। ऐसे ही आप आंसर दे सकते हैं। वैसे आप निकालेंगे तो यहाँ से 289 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 289, और 289 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 17। लेकिन इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपको आंसर यूनिट डिजिट से मिल रहा था तो आप निकाल लेते। क्यों, इस संख्या का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो ये कहीं ना कहीं उस संख्या का वर्ग रही होगी ये संख्या, तो 7 का ही वर्ग करेंगे तो 9 आता है इकाई में। तो आंसर नंबर हो जाएगा वी। समझ गए होंगे बहुत ही आसानी के साथ में। आगे दिया है 47 नंबर सवाल, 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तय तक जाने में लगने वाले समयों का अनुपात कितना होगा। आप सभी जानते हैं, अगर एकल दूरी चलने हैं, सेम दूरी चलने हैं, तो जो कारों की चालों का अनुपात होगा उसका रिवर्स किसका अनुपात होता है, समय का अनुपात। तो चालों का अनुपात 5:4 है, तो आपकी समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका डी है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कोई भी डिस्टेंस चलने में जो टाइम है, डिस्टेंस हमारी कैसी है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर कहा भी है, यहाँ पर कहा है समान दूरी जाने में, समान दूरी मतलब डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो रेशियो होता है S1 रेशियो S2, उसका रिवर्स किसका रेशियो हो जाता है, S2 रेशियो S1 कर देंगे तो ये किसका रेशियो निकल आएगा, आप कहेंगे टाइम का रेशियो। किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो। तो हमने ऐसा ही कर दिया, यहाँ पर चालों का अनुपात 5:4 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रत्येक चैप्टर को आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैं इतना आपसे गारंटी लेता हूँ। आगे देखिएगा 48 नंबर सवाल, क्या कहा है, ये कह रहा है कि 6400 रुपये का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कितने रुपए का, तो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो आपका मूलधन है वो है 6400 रुपये, पी कितना है आपका 6400 रुपये है, कितने वर्षों में, टाइम दिया है 2 वर्ष, और क्योंकि मैं सवाल को दबाने वाला हूँ इसलिए लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, और आर बराबर कितना है 7.1/2%। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा, अगर आपको जब रेट मिल जाती है तो वो प्रश्न बेहद आसान हो जाता है। कैसे, इस रेट की बात करें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15/2% मिलेगा। और 15/2% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 और आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 × 15 और 5 दूनी, तो ये हो जाएगा 3/20, यानी 7.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 20 दूनी कितनी हो जाएगी, 40, यानी 3 कितनी होगी, 40 होगी। आप यहाँ तक सवाल को समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, जो दिया था वो मैंने लिख लिया, 7% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 7.5% की निकाली तो वो कितनी आई है, 3/40 आई। कैसे आई, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में 100 और आ जाएगा, तो इससे 5 × 15, 5 दूनी यानी 20 आ गया, 20 दूनी 40 होता है, 3 का 3,
तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 3/20 आई। अब आप सभी को पता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, तो यहाँ से हमारा ये क्या निकल के आएगा, अमाउंट। अगर ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं। जो रेट की नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसे बताती है, प्रिंसिपल को। और इसमें अगर ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे वो 1 वर्ष के किसको बताती है, ब्याज को। तो 40 वाली राशि है वो पहले साल के अंत में कितनी हो जाएगी, 3 बढ़कर 43 हो जाएगी। अब ऐसा हुआ कितने वर्षों तक है, 2 वर्षों तक, क्योंकि टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का। तो फिर से अगली बार यही हो जाएगा कि 40 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो जो कुल मिलाकर प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कितना, 1600। और जबकि देखा जाए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 24, 24 का 4, 4 चौके 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 18। तो जो राशि आपकी 16 थी, जो मूलधन आपका कितना था 1600 था, वो 2 वर्षों बाद कितना हो जाएगा, 1849 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे ब्याज मिलेगा 1600 वाली राशि अगर 1849 हो जाती है तो 249 यूनिट का ब्याज मिलेगा। कितने यूनिट का, 249 यूनिट का। जबकि प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया है वो 6400 रुपया है। कितने रुपए है, 6400। लेकिन आपके हिसाब से कितना आया, 1600। यानी 1600 यूनिट की जो वैल्यू है, 1600 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6400 रुपये। कितनी है, 6400 रुपये। मुझे बताइए इससे कितने गुना है, तो आप कहेंगे 4 गुना। कितने गुना है, 4 गुना। 16 चौकी 64 यानी 4 गुना। तो मुझे बताइए ब्याज भी कितना रहा होगा, इतने यूनिट का 4 गुना। तो 4 गुना करेंगे तो 4 नेम 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 16 और 3 19 हो जाएगा। तो लास्ट में 96 आना चाहिए। और 96 कितने ऑप्शन में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है शायद, और 96 एक ऑप्शन में आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा आपका कितना, आप कहेंगे 900। आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा आपका 996 रुपये, क्योंकि 96 लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका 996 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही भली प्रकार से। अगले प्रश्न में आपसे कहा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। तो 1206 का पहले तो आप 1/3 निकाल दीजिए। तो 1/3 करेंगे 1/3, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 0 एकम 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 402 आ जाएगा। यानी 1206 का 1/3 निकाला तो कितना आया, आप कहेंगे 402 आया। लेकिन आपसे पूछा है कि यह 134 का कितने प्रतिशत है, तो किससे तुलना करनी है आपको, का किसके बाद में आ रहा है, तो 134 का, यानी तुलना करनी है आपको 134 से। किसकी तुलना करनी है आपको, 402। तो 402 ऊपर रख दीजिएगा और परसेंटेज में बदलना है, इसलिए क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, गुणा कर देंगे। तो आप सभी को पता है यहाँ से भाग करेंगे तो कितनी बार चली जाएगी, तो पहले से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा मुझे लगता है। और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी, और यहाँ से बचेगा 0, 2 एकम। यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14। यहाँ से देखिए 67 है, और 67 से कितनी बार चली जाएगी, 6 तिया 18, 180 हो जाएगा, और 7 तिया 21। तो मुझे लग रहा है इसकी जो भाग जाएगी वो कितनी बार चली जाएगी, 3 बार। और 3 की अगर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300%। कितना आ जाएगा, 300। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी के साथ में। आगे देखिएगा, सवाल नंबर जो दिया है 10, यानी बोलें तो 50। इसमें क्या कहता है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो, यानी जो फीमेल है वो मेल का कितना है, 90% है। अगर मेल को मान लीजिए 100 है तो फीमेल 100 का 90% कितनी होंगी, 90 होंगी। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। फिर आपसे पूछा है तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। किससे तुलना कर रहा है, स्त्रियों की संख्या की। किसकी संख्या की, स्त्रियों की संख्या के। तो तुलना करनी है फीमेल से, तो फीमेल कितनी है, 90। तो 90 से तुलना करना है किसकी, करना है 100। तो 100/90 गुणा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको बदलना है। आपसे ये कहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के
कितने प्रतिशत के बराबर है। तो किससे तुलना करना है, महिलाओं से। किसकी तुलना करना है, 100 की। तो 100 बटे आपका 90 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 बटे 9। तो 1000 बटे 9 करेंगे तो आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, वो भाग कर दीजिए तो आप कहेंगे 9 एकम 9, फिर बचेगा 1 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर बचेगा 1 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी आंसर होगा 111 के अप्रोक्सीमेट में। तो 111 के आसपास आंसर एक ही है, राइट आंसर 111 हो जाएगा। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन ये आंसर किस में ले लिया है, लगभग में ले लिया है। प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। दिया है यदि 1 + 2 + 3 + डैश डैश कहाँ तक है, 100 बराबर कितना है, x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, देखने वाली बात यह है कि नंबर सिस्टम का सवाल है। 1 + 2 + 3 + 100 तक, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं और कहाँ तक जोड़े जा रहे हैं, 100 तक। तो आपको नेचुरल नंबर्स का जोड़ आता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होता है, जितने नंबर जोड़ने हैं, यानी n + 1/2। तो मुझे बताइए नंबर कितने हैं, n का मतलब नंबर्स। तो कहाँ तक की संख्या, 1 से 100 तक की जोड़ना है। तो 100 और 100 + 1 करेंगे तो 101 वटे कितना आ जाएगा, 2। 2 से काटेंगे 50 बार और इनकी गुणा कर लेंगे तो 50 एकम 50 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका कितना, तो हासिल 5 यहाँ पर आ जाएगा और 50 एकम 50, तो ये आ जाएगा आपका इतना। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कितना आ जाएगा, 5050 आ जाएगा और 5050 जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 में आपसे कहा है 169, 144, 121, 100, 82, 64, 49 के अनुक्रम में अनुप्रयुक्त संख्या कौन सी है। तो देखिए, आप इसे पहचान सकते हैं। अगर आप ये संख्याएं देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ घंटी बजनी चाहिए। किस बात की घंटी बजनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक पूर्ण वर्ग, यानी संख्याओं के वर्ग याद होना चाहिए। 169 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कितने का, 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और 82 किसी का वर्ग नहीं होता। जबकि 64 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 9 का वर्ग यानी 81, जबकि यहाँ पर 82 है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, अनुप्रयुक्त पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, 82, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए था। किसका वर्ग होना चाहिए था, 9 का, लेकिन यहाँ पर 9 का वर्ग ना होकर 82 दिया है। अगर 81 होता तो ये राइट। प्रश्न नंबर 53 में देखिए आपको दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इसलिए हम इसमें ट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे। तो 1 प्लस, आप मुझे बताइए इसे जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, यानी बन जाएगा 1/6/5। क्यों, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6/5। 5 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 + 5/6। इसे हल कर लेंगे, 6 एकम 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11/6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 11/6। प्रश्न नंबर 54 पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 54 में क्या दिया है, देख लीजिए एक बार। आपको अभी तक ये करना था कि वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को करना चाहिए था। तो दिया है 0.42 गुणा 100 की पावर कितनी है, के है, बराबर कितना है आपका 42। तो के की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है। कैसे सवाल सिंपल है देखिएगा। आपको करना क्या है, 0.42 दिया है तो यहाँ से 0.42 गुणा 100 की पावर के है और बराबर कितना है, 42। मुझे बताइए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ये 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 100 की पावर के बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 100। और मुझे बताइए इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस 100 है और इधर भी आधार कितना है, 100 ही है, इधर भी आधार 100, तो आधार इक्वल है। तो यहाँ पर पावर कितनी लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ। तो मुझे बताइए घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर के कितना है, 1 है, तो यहाँ पर घात कितनी है, 1, अर्थात के बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब ये सिंपल अगला सवाल आ गया है, बेहद सिंपल सवाल है। आपको ये फ्री का नंबर दे के जाएगा, 55 नंबर सवाल। कैसे, आप जानते हैं √64 का जो वर्गमूल होता है, अंडर रूट होता है, वो कितना होता है, 8।
और 36, 36 का मतलब 36 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 6। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। सो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब समझेंगे सवाल नंबर 56 को। इसमें दिया है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका परिमाप कितना होगा। पहले आप समझ लीजिए जो गेट है वो है कैसा, अर्धवृत्ताकार खिड़की है, इसका मतलब इस तरह की ये खिड़की होगी, इस तरह की खिड़की। अब इस तरह की अगर ये खिड़की है तो इसका आपको दिया है व्यास कितना दिया है 63 सेंटीमीटर और पाई का मान दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी गेट का व्यास ये गेट का परिमाप निकालेंगे तो सबसे पहले तो इस साइड को जोड़ेंगे और फिर उसमें ये साइड जोड़ देंगे। तो ये साइड कितनी होती है, टोटल पूरे सर्कल की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो ये आधी परिधि है तो आप कहेंगे ये पाई आर हो जाएगी। प्लस ये वाली साइड क्या होगी, तो आप कहेंगे ये काम कर रही है किसका, ये काम कर रही है पूरे व्यास के लिए, पूरे ही वृत्त के लिए व्यास है, और व्यास है तो इसमें जोड़ देंगे कितना व्यास यानी डी। तो मुझे बताइए पाई का मतलब 22/7 दिया है सवाल में, यहाँ पर देख लीजिए तो 22/7 लगा दिया। आर का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे व्यास 63 है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी 63/2 हो जाएगी। प्लस डी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वाली साइड डी के बराबर होगी, तो इसे जोड़ देंगे तो 63 आप जोड़ देंगे। तो 2 से काटेंगे 11 बार, 7 से काटेंगे 7 नेम 63, तो ये हो जाएगा 99 प्लस कितना है 63। इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 लास्ट में होना चाहिए 2 और ऐसा एक ही ऑप्शन में है वैसे तो। 9 और 6 15 और एक कितना हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए सवाल नंबर 57 में क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 15 और 22 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई है लेकिन इनमें से ये दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो जो तीसरी भुजा रही होगी वो या तो इसके बराबर रही होगी या फिर इसके बराबर रही होगी। या तो तीसरी भुजा 15 रही होगी, अगर उसे 15 ले लेंगे तो दो भुजाएं 15-15 हो जाएंगी, त्रिभुज समद्विबाहु बन जाएगा। या फिर दूसरी भुजा हम कितनी लें 22 लें, तो 22 दो भुजाएं एक 15, तब भी समद्विबाहु बन जाएगा। तो दो कंडीशन पॉसिबल है तो दोनों में आंसर निकालते हैं। तो एक 15 दी गई है, एक 22, तो हम दूसरी भी 15 मान लें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। पहली कंडीशन में ये तीनों भुजाएं बन जाएंगी तो आप जोड़ेंगे 15-15 30 हो जाएगा, 30 और 22 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 52। पहली कंडीशन में आंसर आ जाएगा 52। लेकिन जरूरी नहीं कि यही भुजा 15-15 रही हो सकता है ये दूसरी भुजा कितनी रही हो 22 रही हो। तो आंसर हो जाएगा 22-22 44, 44 प्लस कितना 15 करेंगे, तब उस कंडीशन में जो परिमाप होगा वो, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, उस कंडीशन में जो परिमाप होगा वो हो जाएगा आपका कितना 60। कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 22-22 44 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 45 नहीं 44 होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 59। कितना हो जाएगा 59। यानी पहली कंडीशन में जब हमने दूसरी भुजा को 15 माना तो आंसर 52 आ रहा था, जब हमने दूसरी भुजा को अगर मान लिया कि 22 होगी तब आंसर कितना आएगा 59। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 52 या 59, ऑप्शन नंबर आपका ए है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। इसमें क्या कहा है, दिया है यदि 20 परीक्षणों x1 x2 और कहाँ तक x20 का औसत y है और x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101 डेड x20 - 101 का औसत कितना होगा। आप सभी जानते हैं जब n संख्याओं का औसत दिया गया हो और प्रत्येक संख्या से कोई नंबर घटा दिया जाए तो पूरे औसत से भी वही नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पर पहले इनका औसत y था, अब प्रत्येक नंबर से 101 घटा दिया गया तो औसत से क्या हो जाएगा, नया औसत भी 101 से कम हो जाएगा। यानी 22 से कितना घट जाएगा 101, तो y - 101 हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर ये आपने कभी पढ़ा होगा तरीका तो आप समझ सकते हैं, कुछ ही सेकंड का सवाल था। अगला सवाल आपका डीआई के, और डीआई के कितने सवाल हैं 2 सवाल। डीआई के सवालों को पढ़ने के लिए पहले आपको ये डाटा पढ़ लेना होगा। क्या दिया है, नीचे एक लेखा चित्र दिया गया है जिसमें कामगारों की संख्या और उनके दैनिक भुगतान को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था।
9 कामगारों वाला जो समूह है वो कौन सा है? आप कहेंगे 9 कामगारों वाला समूह ये है। अब यहाँ पर दैनिक भुगतान की बात करें, अच्छा ये कामगारों की संख्या ये है, तो 9 कामगारों का भुगतान जो है ये वाली लाइन है और इधर क्या दिया गया है? दैनिक भुगतान। तो 9 कामगारों के लिए जो भुगतान दिया गया है देख लीजिए एक बार कितना दिया गया है। तो 9 कामगारों की देखेंगे तो 9 कामगारों का जो ग्राफ दिया है वो यहाँ पर है। प्रत्येक व्यक्ति को जो भुगतान मिलता है दैनिक भुगतान वो कितना है? 35 रुपया। और 35 रुपये वाले कितने व्यक्ति हैं? 9। तो 35 रुपये 9 व्यक्तियों को मिलेगा, तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल निकल आएगा। तो 9 पंजे 45, 45 का 5 हो जाएगा, 9 तिया 17, 17 और 4 31, सॉरी 9 तिया 27, 27 और 4 31, आंसर हो जाएगा आपका यानी 315। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो 60 नंबर में दिया है आपको, उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक भुगतान 20 रुपये है? जिनका दैनिक भुगतान कितना है? 20 रुपये। तो मुझे बताइए 20 रुपये भुगतान लेने वाले कितने वर्कर हैं? तो आप कहेंगे 20 हैं। कितने हैं? 20 रुपये भुगतान लेने वाले कितने हैं? 20 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप पूरा ही मैथ के पेपर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।